हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हमारी जो लाइव क्लास होने वाली है, वो हमारी क्लास जो होने वाली है वो है हमारी हिंदी पैडागोजी की। हिंदी पैडागोजी में आज ऑलरेडी हमारा जो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो डन ही है, लेकिन आज हम एक पैडागोजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम इंग्लिश में डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम पूरा डीपली पढ़ेंगे ये डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। इट मीन्स जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है वो होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे हमारे चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं कि निदानात्मक शिक्षण क्या है और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। कई बार बच्चे इसे सेम ही समझ बैठते हैं, बट ये दोनों चीज़ें क्या सेम है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, और हमारे सीटेट के बोथ पेपर में चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसमें इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज की क्लास में हम समझेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा हिंदी की पैडागोजी का जो सिलेबस है उसमें चाहे आप और एक साथ में आप इंग्लिश की पैडागोजी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके 2 क्वेश्चंस हमें हिंदी की पैडागोजी में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में इसके 2 क्वेश्चंस हमें इंग्लिश की पैडागोजी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको एक जगह कर लेते हैं तो हम दोनों लैंग्वेज की पैडागोजी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है निदानात्मक और एक वर्ड लिखा है उपचारात्मक। अगर मैं अभी आपको पूरा ना पढ़ाऊँ और आपसे पूछूं कि जो एक अध्यापक है और एक अध्यापक पढ़ाते समय या लिखते समय या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते समय क्या करता है, बच्चों की कुछ लर्निंग गैप्स का पता लगाता है। लर्निंग गैप्स का मतलब होता है उनकी सीखने की कुछ कमियों का पता लगाता है। अब आप इससे पूछा जाए बच्चे की अधिगम से संबंधित जो लर्निंग गैप्स हैं, यानी कि सीखने की जो त्रुटियां हैं, जो सीखने में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को कहाँ पता लगाया जाता है? निदानात्मक शिक्षण में लगाया जाता है या उपचारात्मक में लगाया जाता है? अब अगर हिंदी के नाम से जाएं तो कई बार कहते हैं उपचार करना है, निदान करना है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इंग्लिश में तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक है और रिमीडियल है या रिमेडाइज करना है। देखो डायग्नोज का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें तब तक मेडिसिन नहीं देता है जब तक कि वो हमें डायग्नोज नहीं करता। इट मीन्स वो पहले हमें डायग्नोज करता है कि हमें प्रॉब्लम है क्या। इट मीन्स वो पहले प्रॉब्लम को जानता है, डायग्नोज करता है, देन उसी के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, आपको जो है क्या करता है, रिमेडाइज करता है। सेम ऐसा ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी करना पड़ता है। यानी कि टीचर भी एक तरह की डॉक्टर ही है, बट वो क्या करती है, वो बीमारियों का इलाज ना कर कर जो लर्निंग के गैप्स हैं उनका इलाज करती है एक तरह से, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो सबसे पहले आज के टाइम पे टीचर्स का काम सिर्फ टीचिंग पार्ट पर नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि वह बच्चों को क्या करती है, वो बच्चों के लर्निंग गैप्स को पता लगाकर उनका क्या करती है, बच्चों को सीखने के लिए उन्हें आगे मोटिवेट भी करती हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन पक्का बनता है, 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन इंग्लिश की पैडागोजी और हिंदी की पैडागोजी में बनता है कि एज अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों के लर्निंग गैप्स कहाँ पता लगते हैं, और ये पता होना चाहिए कि लर्निंग गैप्स दूर कहाँ किए जाते हैं। तो आज की क्लास में इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे कि लर्निंग कमियाँ कहाँ पता चलती हैं और कमियों को दूर कहाँ किया जाता है। अब क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक पढ़ा रही हूँ तो याद रखिएगा, अब हमारे पास सीसी पैटर्न है। सीसी पैटर्न की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानी जाती है। इसे हम विद्यालय पर आधारित प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और अब हमारा सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, सिर्फ औपचारिक और अनौपचारिक आकलन ही नहीं ले रहा, वो बच्चों के क्या करता है, डायग्नोस्टिक, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करता है। निदानात्मक यानी कि पहले सभी टीचर्स बच्चों को, चाहे वो मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, ईवीएस के हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं, पहले अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के अधिगम से संबंधित कमियां पता लगाएं, फिर उन कमियों को दूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन चीज़ आई कि पहले कमियां पता लगाई जाएंगी, फिर उन कमियों को दूर किया जाएगा, तभी बच्चे की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट माना जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन फॉर्म में लेंगे। देखिए जरा, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, यानी कि जो डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग है वो है क्या। आज आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता है कि अब हमारा करिकुलम टीचर सेंटर्ड नहीं है, अब हमारा करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। तो देखो जरा क्या कहता है, भाषा अधिगम में विद्यार्थियों की होने वाली कठिनाइयों को पहचान कर उनका उपयुक्त समाधान करना ही उपचारी शिक्षण कहलाता है। यानी कि जहाँ पर उपचार किया जाए, और उपचार जो करेगा वो क्या करेगा, कमियों को दूर करेगा। तो दूर करने का काम किसने किया? दूर करने का काम किया है उपचारात्मक शिक्षण ने। लेकिन कमियों का पता लगाने का, ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो कठिनाइयाँ या आप इन्हें बोलोगे बच्चों को जो सीखने में कमी है, इस कमी का पता कौन लगाता है? इसका पता लगाता है निदानात्मक।
शिक्षण क्या पता लगाता है? ये 2 क्वेश्चन आपने रटने हैं अच्छी तरह से। निदानात्मक शिक्षण जो है वो क्या करता है? वो बच्चों की कमियों का पता लगाता है, ठीक है? निदानात्मक शिक्षण जो है वो क्या करता है? कमियों का पता लगाता है। यानी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कमियां पता लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे शैक्षिक निदान या शैक्षणिक निदान, क्योंकि हमें शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में हमें बच्चों को डायग्नोज करना है, उनकी कमियों का पता लगाना है। तो 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर फिक्स बनते हैं। आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कि निदानात्मक शिक्षण होता क्या है। तो अगर अब आपसे कोई पूछा जाए कि बच्चों के अधिगम से संबंधित कमियों का पता कहाँ लगाया जाता है, तो शिक्षा से संबंधित कमियों का पता लगाया जाता है निदानात्मक में। और उन कमियों को दूर कहाँ किया जाता है? उन सभी कमियों को दूर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, ठीक है? कहाँ दूर किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण में उन्हें दूर किया जाता है। तो निदानात्मक में कमियों का पता लगाया जा रहा है और उपचारात्मक में उन कमियों को क्या किया जा रहा है? दूर किया जा रहा है। तो 2 क्वेश्चंस तो हमें यहाँ समझ में आए अगर हम टीचर्स बनने जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मैं फ़िलहाल अभी लैंग्वेज की ही बात करूँगी, बट ऐसा नहीं है कि ये डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग सिर्फ आपकी लैंग्वेज में ही होती है, ये बाकी सभी सब्जेक्ट्स में होती है। तो ये मानकर चलिएगा जो आपका चाहे एसएसटी पार्ट हो, ईवीएस पार्ट हो, साइंस एंड मैथ्स हो, किसी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर पैडागोजी हो, वहाँ पर आपको रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण को समझने से पहले शैक्षणिक निदान को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। उपचार किसी भी दवाई तभी काम करती है जब रोग सही पता हो, है ना? तो जब टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है या कोई और डिसऑर्डर है, तो टीचर उसकी हेल्प कैसे करेगी? सेम उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है शैक्षणिक निदान पर। दवाई हमें सही ढंग से तभी काम करेगी जब हमें पूरा प्रॉपर रोग पता हो। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण बहुत ज़रूरी है। अब उपचारात्मक शिक्षण ज़रूरी क्यों है, ये बनता है। तो पहला पॉइंट कहता है शैक्षणिक निदान यानी कि का प्रयोजन उपचारात्मक शिक्षण है, यानी कि हमने इसका जो प्रयोजन किया है, ये जो प्रोसेस हमने शैक्षणिक निदान अपनाया है, उपचार करने के लिए ही अपनाया है। शैक्षणिक निदान निदान के द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कठिनाइयों का पता लगाने का काम कौन करता है? शैक्षणिक निदान। क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा रही हूँ तो मैं डायग्नोज के आगे टीचिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ। शैक्षणिक या शैक्षिक निदान आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पर हमें क्या पता चलती है? यहाँ पर हमें बच्चों की कठिनाइयों का, मतलब बच्चों को जो सीखने में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं, आप इसे इंग्लिश में लर्निंग गैप्स बोल सकते हो, सीखने में कठिनाइयाँ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब जहाँ पर बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम्स हो रही हो, उसे क्या बोला जाता है? इसे ये बोला जाता है। तो देखो जरा क्या है, करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियाँ अपनाता है उसे उपचारी शिक्षण कहा जाता है, यानी कि उसे हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम रिमीडियल टीचिंग कहा जाता है। नंबर 2 क्या कहता है? उपचारी शिक्षण के भी अनेक रूप होते हैं, ठीक है? यानी कि ये जो बच्चों का हम उपचार करते हैं, ये जो बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं, ये कई तरीके से पता लगाए जा सकते हैं। कैसे? ग्रुप एक्टिविटीज़ करा सकते हो, ठीक है? व्यक्तिगत भेद यानी कि इंडिविजुअली पता लगा सकते हो। व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली बच्चे की अशुद्धियों को देखकर, ठीक है, बच्चा कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है उससे पता लगा सकते हैं। उनका निवारण करना है, मतलब कहने का मतलब है हम प्रयोगशालाएं बच्चों को प्रैक्टिकल कुछ कराकर भी हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? उनके लर्निंग गैप्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें पता चला कि उपचारात्मक शिक्षण जो है इस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे मेन काम जो था वो हमने ये देखा कि शैक्षणिक निदान में जहाँ बच्चों की कमियों का पता लगा, वहीं उपचारात्मक शिक्षण में उन कमियों को दूर करने का काम किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आधुनिक शिक्षण में शैक्षणिक निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है। बिल्कुल, जब से हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आई है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मतलब जब से हमारे पास बाल केंद्रित करिकुलम अपनाया गया है। बाल केंद्रित करिकुलम का मतलब होता है जब से हमने करिकुलम के सेंटर में बच्चे को रखा है, तब से हमारे पास क्या है? डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग का प्रोसेस आया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले टीचर क्लास में आती थी, पढ़ाती थी, उसे जो आता था वो पढ़ाकर चली जाती थी। फर्स्ट टर्म होता था, सेकंड टर्म होता था, फाइनल होता था। बच्चे को करिकुलम से कितना आया इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। बस बच्चे ने जो है मार्क्स कितने लिए इस पर मैटर होता था। रैंक को काउंट किया जाता था, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, हम इस पे ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन जब से डायग्नोस्टिक आया, बच्चे को जाना गया, बच्चे को पहचाना गया और बच्चे की कमियों को जाना गया और उसके आधार पर उसका विकास किया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं ये कि नवीन प्रयोग है। साथ ही सीखने में जब अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम का सही समय पर निवारण कर दिया जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है।
तीसरा, शिक्षण संबंधी कठिनाई और कारणों को दूर करने के लिए अगर मुझे टाइम रहते ही बच्चे का ये पता चल गया कि बच्चे को सीखने में यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसी टाइम में उसे दूर कर देंगे। और उससे भी क्या होगा, उससे शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचर को टाइम मिल जाता है कि मुझे इस बच्चे का विकास करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाना है। एंड लास्ट कहता है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों के व्यक्तिगत कठिनाइयों का, यानी कि इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स का तो पता चलता ही है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स का मतलब है बच्चों की लर्निंग गैप्स का तो पता चलता ही है, साथ में बच्चे की व्यक्तिगत कठिनाइयों का भी पता चलता है। ठीक है, उपचारित शिक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ दूर होती हैं और इस क्रिया के द्वारा छात्रों में क्या होती है, क्षति नहीं होती, मतलब उनकी कमियों में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं आती। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए अब आते हैं, अब चाहे प्राथमिक स्तर हो या आपका सेकेंडरी स्तर हो, यानी कि चाहे आप 1st to 5th के टीचर हो या आप 6th to 8th के टीचर हो, अब बच्चे को जो कराना होता है, मतलब बच्चे की जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम तो टीचर्स प्राइमरी लेवल की भी करेंगी और सेकेंडरी लेवल की भी करेंगी। तो अब ये क्यों ज़रूरी हो गया है भाई? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पहले का जो करिकुलम होता था उसमें टीचर सेंटर्ड करिकुलम हुआ करता था, टीचर क्लास में आती थी, पढ़ाती थी और पढ़ाकर चली जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होता, अब बच्चे की नीड और इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण के ऑब्जेक्टिव क्या है। सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में, बोथ में क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं या आप सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं तो आप उपचारात्मक शिक्षण क्यों कर रहे हैं, क्यों आप जो है डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो देखिए, मोटा मोटा इसका अगर उद्देश्य बताऊं तो सबसे पहले इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। हम चाहते हैं कि बच्चा को किसी भी कारण से अपने क्षेत्र में यानी कि अपने स्किल्स में पिछड़ ना जाए, तो उसके निवारण के लिए उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है। तो देखो जरा क्या कहता है भाई, पहला पॉइंट कहता है विद्यार्थियों की भाषा संबंधी, क्योंकि मैं हिंदी पैडागोजी पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर जो डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग की बात करूँगी वो लैंग्वेज को लेकर ही करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थियों के भाषा संबंधी विभिन्न दोषों का निवारण करके उसे सामाजिक दृष्टि से अधिक कुशल और योग्य बनाना। अगर लैंग्वेज से संबंधित, आज आप देखते हो कि बच्चे पहले ना साइंस और मैथ से डरा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो हिंदी से डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? क्योंकि उन्हें ढंग से हिंदी पढ़ाई नहीं गई, उन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं है, उन्हें बोलनी लिखनी नहीं आती हैं, जिसकी वजह से आगे जाके उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उनका कुशल विकास हो सके, वो एक अच्छे योग्य बन सकें। देखिए, आप इंडिया में आप किसी भी लैंग्वेज को सीख ले, लेकिन हमारी मानक भाषा तो हिंदी है। जिसको शुद्ध हिंदी नहीं आती, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो भाई एक लैंग्वेज पर डिपेंड मत होना, बाइलिंगुअल होना। आपकी लैंग्वेज में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये मैटर नहीं करता। आप भाषा को कितना कॉन्फिडेंस के साथ समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, ये मैटर करता है। आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, इट मीन्स आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जब आप बात करें किसी से तो आप अपनी बात को पूरा प्रॉपर तरीके से उसके सामने रख सकें, इस तरह का हमारा कुछ लैंग्वेज को लेकर होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर बच्चों की भाषा पर ध्यान देंगे। लेकिन आजकल की हमारे स्कूलों की विडंबना देखिए कि जो हिंदी की टीचर है वो खुद ही हिंदी नहीं बोलती है। समझ में आ रही है? प्राइवेट स्कूलों का तो और भी बुरा हाल है, वहाँ पर टीचर्स को बैन है और स्टूडेंट्स को भी बैन है कि वो क्या करें, वो जो है क्या नहीं करेंगे, वो हिंदी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे में बच्चे का भाषा विकास कैसे होगा? और टीचर ने डायग्नोज कर लिया कि बच्चा गलत बोल रहा है, पर टीचर उसको ठीक ही नहीं करती क्योंकि उसको खुद का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस बन जाता है। दूसरा आता है विद्यार्थियों की ज्ञान परक अशुद्धियाँ। अब एक बच्चा जो है उसको ग्रामेटिकल जो नॉलेज है वो नहीं है, इससे उसके भाषा विकार आ जाता है। देखिए, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लेकिन अगर आपका भाषा पर पकड़ अच्छी नहीं है तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा स्कूलों में या हम किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, हम पर्टिकुलर किसी एक इंसान से मिलते हैं तो हम कहते हैं यार इससे मिलकर अच्छा लगा। तो इससे मिलकर अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उसकी भाषा पर पकड़ अच्छी थी, उसने अपने शब्दों से आपको प्रभावित किया। तो ये कब हुआ? जब उसकी खुद की भाषा पर पकड़ अच्छी हुई। अब ऐसे में टीचर्स तो खुद ऑलरेडी भाषा पर पकड़ अच्छी होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाषा पर पकड़ अच्छी? क्योंकि भाषा, अगर टीचर की खुद की भाषा अच्छी नहीं है तो वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसकी इन गलतियों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी टाइम पे ही अशुद्धियों को दूर कर देना चाहिए। ये भी हमारा पॉइंट आ चुका है। सीटेट में इसका क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है भाषिक व्यज्ञात संबंधी दोषों को दूर करना, अर्थात अपनी मातृभाषा के कारण अल्प प्राण महाप्राण। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। अल्प प्राण का मतलब होता है कुछ स्वर और व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। महाप्राण का मतलब होता है कुछ ऐसे हैं जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। फिर हमारे पास आते हैं घोष और अघोष।
यानी कि उच्चारण, उच्चारण होता है वर्तनी। ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा एज इट इज सीटेट में आया है। 3 स्टेटमेंट गलत थी, आपसे पूछा गया बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा या उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। उसका करेक्ट आंसर यही था, यानी कि बच्चा लिखते समय जो त्रुटियां करता है इन सबको दूर करने के लिए क्या करा जाना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि बचपन में ही जो बच्चा लिखते समय बोलते समय जो गलतियां कर रहा है, ठीक है, जो बच्चा गलतियां कर रहा है उसे क्या कर देना चाहिए, उसे ठीक कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, फिर आता है विद्यार्थियों में इसी प्रकार की भाषा आदतों और व्यवहार विकसित करना, और उसी समय विद्यार्थी जो सीख नहीं पाए। मैंने अभी अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि पहले के समय में बच्चे जो है साइंस और मैथ से डरते थे, बट आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हिंदी से डरते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को उनको सिखाया ही नहीं जा रहा, उन्हें एक फोबिया है लैंग्वेज को लेकर। तो ऐसे में अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, ऐसे में हमारी जो हिंदी है वो हमें क्या करती है, यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड करती है, वो हमें जोड़ती है। लेकिन अगर बच्चे को भाषा विकास ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है, बच्चा कैसे सीखेगा। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। तो यहाँ कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में इस प्रकार की भाषा आदतों और व्यवहारों को विकसित करना जो कि उस समय तक बच्चे ने सीखी नहीं है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए प्राइमरी का बच्चा है, अब तक उसे रीडिंग ही नहीं आई है, यानी कि भाषा विकास कम है, तो टीचर पर्टिकुलर उसके पेरेंट्स से बात करेगी, खुद भी इंडिविजुअली उस पर ध्यान देगी और बच्चे के भाषा विकास को सुधारने की कोशिश करेगी। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में इस प्रकार की भाषा आदतों और व्यवहार को विकसित करना जो उस समय तक विद्यार्थियों में सीखी नहीं गई थी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या कहता है। चलिए अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है भाई। अच्छा, ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि जो हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल है जिस पे हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ें बच्चों के अंदर ना हो, इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी मतलब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव होगा। अब हम देखते हैं जब हम पर्टिकुलर बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, पैडागोजी का क्वेश्चन बनता है, स्पेशली जब हम बच्चों को उच्चारण या वर्तनी सिखा रहे हैं। उच्चारण आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, वर्तनी आपका बोलने का तरीका होता है। तो हर एक थ्योरी पार्ट का जो पैडागोजी पार्ट होता है वो साथ साथ ही चलता है, ठीक है, हर एक उसका क्या होता है, पैडागोजी पार्ट जो है वो साथ साथ ही चलता है। तो यहाँ पर है उपचारात्मक शिक्षण में की आवश्यकताएं हमें क्यों पड़ रही हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ। कई लैंग्वेजेस में क्या आपने देखा होगा, कई लोग ना बोलते समय क्या करते हैं, हम वर्ड लिखते हैं शादी और कई लोग इसको बोलते हैं शादी। अब यहाँ पर जो बच्चे का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्तनी है, वो क्या है, गलत है ना। ये यहाँ पर जो गलती है, जिसको बच्चा र को ड को र बोल रहा है, ठीक है, प को फ को प बोल रहा है, यहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो उच्चारण और वर्तनी से संबंधित गलतियाँ हैं। क्या हैं, उच्चारण व वर्तनी से संबंधित गलतियां हैं। हमें यहाँ देखना है कि बच्चे को ये जो गलतियां बच्चा कर रहा है, उच्चारण से संबंधित गलतियां कर रहा है, इसको दूर कैसे किया जाए। तो अभी हमारे पैडागोजी का क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी लेवल पर खासकर बच्चे प्रोनाउंसिएशन में गलतियां करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है अशुद्ध उच्चारण से भाषा का विकार स्वरूप बिगड़ता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर समाज में आप अपना व्यक्तित्व यानी कि अपनी पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक आदर्श व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हमारी भाषा का होता है, हमारे शब्दों का होता है। हम कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है, ठीक है, उन्हीं के आधार पर क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो अगर अशुद्ध उच्चारण होगा, जैसे कि यहाँ पर था शादी को शादी बोला जा रहा था, तो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे का उपचार करना पड़ेगा। दूसरा, बिना शुद्ध उच्चारण के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल, जब तक उच्चारण ही सही नहीं है, जब तक प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है, तो बच्चे में भाषा कैसे आ सकती है। आज भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू से डरते हैं, जो लोग रिटर्न बहुत अच्छा करते हैं वो ओरल नहीं कर पाते। लेकिन अब हमारे स्कूलों में स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों को जो है रीडिंग एंड राइटिंग दोनों तरह का क्या करवाया जाए, दोनों तरह का प्रोसेस कराया जाए। तो हम कह सकते हैं बिना शुद्ध उच्चारण ज्ञान के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं है। ध्वनियों के अशुद्ध, ध्वनियाँ क्या होती हैं, जो हमारी ए आ ई, जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनियों के अशुद्ध उच्चारण से भी भाषा ठीक ढंग से ना तो समझी जा सकती है, ना ही उसका ज्ञान हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर बच्चों का प्रोनाउंसिएशन आपने सुधारना है, बच्चों का उच्चारण आपने सुधारना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो है उपचार करना ही पड़ेगा। बात करें बाल्यावस्था की, स्पेशली बाल्यावस्था होती है 3 से 12 की, और ये वो एज है जब बच्चे का भाषा विकास पूरी तरह से हो चुका होता है।
वो कैसी भाषा सीखेगा, उसका भाषा विकास कैसे होगा, ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। कई थिंकर साइकोलॉजी में है जिन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था तक आते आते बच्चा जो है एक सर्वांगीण भाषा का रूप निर्धारित कर लेता है। इट मीन्स इतना तो कर ही लेता है कि वो कॉन्फिडेंस से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस कारण बालकों के उच्चारण पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम, अगर प्राइमरी तक का बच्चा कम मार्क्स लेकर आ रहा है हिंदी में, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कितने कॉन्फिडेंस से अपनी बात को बोल पा रहा है और कितनी गलतियां करने से वो बचता है। अगर एक बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखता है और सही ढंग से करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का भाषा विकास क्या है, अच्छा है। तो हम क्या, यहाँ पर क्या हुआ, अशुद्ध उच्चारण से ये हमने देखा। पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं प्राइमरी की टीचर हूँ या मैं सेकेंडरी की टीचर हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चे का भाषा त्रुटियों को दूर नहीं किया गया, उनका उपचार नहीं किया गया, उन्हें सही ढंग से पता नहीं लगाया गया, तो क्या होगा, बच्चे का उच्चारण बिगड़ जाएगा और स्पेशली भाषा का रूप बिगड़ जाता है, भाषा का विकार बिगड़ जाता है। राम खाना खाती है, अब यहाँ पर भाषा का विकार बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को पता ही नहीं है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता क्या है। अब आज भी कई मदर टंग्स में गर्ल्स और बॉयज़, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब वो बच्चा स्कूल आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो भाषा त्रुटि है, यहाँ तो उच्चारण से संबंधित त्रुटि है, यहाँ तो वर्तनी से रिलेटेड त्रुटि है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अशुद्ध उच्चारण, पठन और लेखन। अब उच्चारण गलत है, कॉमन सी बात है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं। जैसा पहले आप सुनोगे, बच्चे ने टीचर से गलत वर्ड सुना, उसके बाद उसने गलत सुना तो उसने गलत लिखा, और जब उसने गलत लिखा तो उसे गलत ही पढ़ा, क्योंकि हमारी भाषा विकास के चारों लैंग्वेज स्किल्स, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसा हम सुनते हैं वैसा हम लिखते हैं, जैसा हम लिखते हैं वैसा हम पढ़ते हैं, और जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही तो बोलते हैं। तो ये चारों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इनको दोष मुक्त बनाने के लिए भी, ये भी हमारा सीटेट का एक पॉइंट आ चुका है, पेपर 1 में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इनका उपचार किया जाता है। फिर आता है कि अगर हमें क्यों ज़रूरी है भाई उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल स्टेट में, बार बार बोल रही आ रही हूँ, हर किसी स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती भाई। कहीं जो है मलयालम बोली जा रही है, कहीं तेलुगु बोली जा रही है, कहीं जो है राजस्थानी बोली जा रही है, कहीं हरियाणवी बोली जा रही है। तो ऐसे में पूरे भारत को कौन जोड़ेगा। ये तो भाषाएं, एक कहावत है कि भाषाएं हमें जोड़ती भी हैं और भाषाएं हमें तोड़ती भी हैं। अगर मैं मल्टीपल लैंग्वेज मदर टंग्स की बात करूं तो पूरे भारत को तोड़ती हैं, लेकिन अगर हम हमारी नेशनल मानक भाषा की बात करें, हमारी राष्ट्रीय भाषा की बात करें, हिंदी की बात करें, तो वो हमें क्या करती है, इंटीग्रेटेड करने का काम करती है, वो हमें जोड़ने का काम करती है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं अहिंदी भाषाई क्षेत्रों में बालकों पर प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। वहाँ के बालकों को हिंदी के उच्चारण में प्रांतीय भाषाओं के प्रभाव से बचना चाहिए, बिल्कुल। यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन बच्चों को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज सिखाने में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, कई विद्यार्थियों में श और श ज़्यादा कर बच्चे इसी में गलती करते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि शादी को मतलब शादी को सादी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे का दोष है। अगर इस कठिनाई का दूर ना किया जाए तो क्या होगा, बच्चे का उच्चारण कभी भी सही नहीं हो सकता। तो भाई उसके उच्चारण को सुधारो, उसके प्रोनाउंसिएशन को सुधारो। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो वो कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, कितना भी अच्छा इंजीनियर हो, कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, वो अपने पूरे स्किल्स को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएगा या दूसरों तक अपने स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो दूसरों तक अपने स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, विद्यार्थियों में इन तीनों ध्वनियों के आकार में कठिनाइयाँ होती हैं। सावधानी पूर्वक इनका निराकरण करना चाहिए। इसके लिए छात्रों को उच्चारण दोष मुक्त करना चाहिए, यानी कि उनका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उच्चारण से संबंधित भी देख लिया। अब देखें जो हमने पढ़ा है उसको यूटिलाइज करें। हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं वो हमें आते भी हैं कि नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई को लगई और कमाई बोलती है, मतलब कमाई होने लगी और कमाई होगी लिखना जैसी गलतियों पर कर बैठती है। इस पर आप ये जो इंडिकेशन है, जो बच्चा स्टेटमेंट दे रहा है, वो किसकी ओर इंडिकेट करता है। राधिका ध्यान से नहीं लिखती, इसकी ओर। उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, इसकी ओर। राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, इसकी कमी है। राधिका के विचारों की तेज गति से साथ लेखनी नहीं चल रही है, मतलब जितनी स्पीड से वो बोल पा रही है उतनी स्पीड से वो लिख नहीं पा रही है। क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सा होगा। एक बार दोबारा ध्यान से देखिए,
पहला कहता है राधिका ध्यान से नहीं लिखती, लिखने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान से कोई बात नहीं है, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। राधिका के विचारों की तेज गति, जितनी तेजी से वो बोल पा रही है उतनी तेजी से लिख नहीं पा रही। और कॉमन सी बात है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये संकेत करता है कि राधिका के विचारों में तेज गति के साथ लेखनी नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे भाई? पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज अ टीचर आपने बताना है। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध, आप लोगों को ट्रिक बताऊं, ये प्रिंट समृद्ध का मतलब होता है एक होलिस्टिक, हम बच्चे को इन्वायरमेंट क्रिएट करके देंगे। होलिस्टिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है हम बच्चे के लिए एक बड़ा एरिया क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसमें अपना विकास करेगा। और पॉइंट देखें, शब्दों को 10-10 बार लिखवाने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। एहसास, छोटा बच्चा है, अभी सीख रहा है, तो उसको अभी इतना उसमें नहीं सिखाया जाएगा। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही का घेरा लगाएंगे, इससे भी कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे एज अ टीचर, हम बच्चे के लिए एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट का निर्माण करेंगे। होलिस्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसा क्लासरूम बनाएंगे जिसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करके बच्चा क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। स्वालीन विकार आता है एग्जाम में, ठीक है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है, याद रखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी और ट्रिक भी बताऊंगी। जब बच्चा सोशल जो है सामाजिक अंतरक्रिया यानी कि रेसिप्रोकल नहीं कर पाता, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होती है, कमी होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि बच्चे में क्या है, स्वालीन विकार है। और ये मानसिक क्षति के कारण होता है। जब माइंड में किसी तरह की कोई चोट लग जाती है तो उसकी वजह से बच्चों में इस तरह के डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। ऐसे बच्चे बहुत शाई टाइप के होते हैं, लोगों से कम मिलते हैं, लोगों से ये कम मिलते हैं तो इनका भाषा विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो जब आप स्कूल सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएं तो ये मत सोचिएगा जो हमारा सीडीपी का पार्ट है वो सीडीपी का पार्ट है। सीडीपी में ऐसा बहुत कुछ पढ़ाया जाता है जो हमारा किस में आता है, हिंदी की पैडागोजी, मैथ्स की पैडागोजी या हमारे अदर सब्जेक्ट्स में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। अगर मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ और एक बच्चा मेरे सामने अपनी मदर टंग का इस्तेमाल कर रहा है तो एज अ लैंग्वेज टीचर मुझे क्या करना चाहिए भाई? अगर मैं रियल में अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं उसको वेलकम करूँगी भाई, क्योंकि मुझे भी उसकी मदर टंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट अभी देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़तापूर्वक करवाएंगे। जबरदस्ती ये नहीं बोलना है आपने, यही ही वर्ड यूज़ करना है, ऐसा करेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो सत्तावादी हो जाएगी। उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे भाई, नहीं तो उच्चारण बिगड़ जाएगा। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोहराएंगे। ये काम करेंगे हम उससे भी सीखेंगे, उसकी लैंग्वेज से हम सीखेंगे और अपनी लैंग्वेज से उसको सिखाएंगे। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और बच्चे की वोकैब भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का भी प्रयोग स्वयं करेंगे। ये ऐसा नहीं, हमें आंसर मिल चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से, यानी कि बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कुछ बोले जा रहा है, कोई ऐसे सुना रहा है, कोई उसमें सुना रहा है और आपसे बार बार वो क्या कर रहा है, उसमें आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार टोकेंगे। देखिए बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। अगर एक बच्चा, अपने छोटे बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, छोटे बच्चे राइम्स बड़ी प्यारी बोलते हैं, लेकिन अगर टीचर बार बार बोले आप गलत बोल रहे हो, टोके, उसे डांटे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो गया तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है भाई। बच्चे धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्या, बढ़ता तो नहीं है भाई। ठीक है, बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को खुद समझ ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी तो हमारे पास क्या होगा, धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, इट मीन्स चुप होने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा टीचर मुझे डांट देगी। तो अगर आप भी टीचर बनते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे बोलते समय, लिखते समय बहुत सी गलतियाँ करते हैं, तो आप एक अध्यापक होने के नाते इसे सहज रूप से स्वीकार करें, क्योंकि लर्निंग स्टेज है, धीरे धीरे ये गलतियाँ अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? उपचारात्मक शिक्षण तभी सफल करेगा, डॉक्टर की दवाई तभी लगेगी जब बीमारी सही पता होगी। सेम टीचिंग पार्ट में भी उपचारात्मक शिक्षण तभी सफल होगा जब शैक्षणिक निदान सही होगा, यानी कि टीचर को ये पता होगा कि बच्चों की कठिनाइयाँ हैं क्या, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं क्या,
तो यहाँ पर समस्याओं की पहचान पर निर्भर करता है या समस्याओं के कारणों पर, कारण तो वो बताएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, बिल्कुल नहीं। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने से नहीं, समस्याओं की पहचान करने से या समस्याओं के कारणों की सही पहचान। तो भाई ये आंसर हमारा ठीक है और ये हमारा आंसर ज़्यादा ठीक है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान, ऊपर वाला भी ठीक है, गलत नहीं है, बट पैडागोजी में हमेशा दो चीज़ों में अटकते हैं, एक आंसर सही होता है और एक आंसर हमारा ज़्यादा सही होता है। तो थर्ड वाला आंसर जो है वो हमारा सही है, लेकिन फोर्थ वाला जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, फोर्थ को लेंगे, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कलिका हिंदी भाषा बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे भाई, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल मोटिवेट करेंगे, थोड़ा पेशेंस लेवल रखेंगे, उसे प्रभावपूर्वक अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होता है, हूबहू का मतलब है बिल्कुल वैसा का वैसा, ऐसा तो ये तो रोट लर्निंग की तरफ लेकर जाएगा। थर्ड कहता है कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, ये भी नहीं। कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं। पहला आएगा पेशेंस रखेंगे और उस बच्चे को बोलने की बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। याद रखिए कि जितना आप बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटीज़ दोगे उसका भाषा का विकास उतना ही अच्छी तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। तमिल भाषा में सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है, यानी कि उसको उच्चारण की गलती है भाई। ठीक है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, भजन को बार बार उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, क्या उसको बार बार उसका प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण करवाएंगे, बार बार बुलवाएंगे। सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। तमिल और हिंदी भाषा की तुलना करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, उसे बताएंगे भाई देखो मदर टंग में आपके में ये कहते हैं और हिंदी भाषा में ये कहा जाता है, तो हम करेंगे तीसरा वाला काम। और बच्चों को ध्वनियों का ज्ञान कराएंगे कि ब में और भ में क्या अंतर है, क्योंकि जब उसको ये डिफरेंस पता चल जाएगा तो उसका भाषा विकार अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है, देखिए डिसेबिलिटीज़ हैं, कई तरह की डिसेबिलिटीज़ है, रीडिंग डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स डिसऑर्डर है, और मैथ्स में कैलकुलेशन डिसऑर्डर होता है। कई तरह की डिसेबिलिटीज़ हमारी साइकोलॉजी में बताई गई हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर रीडिंग डिसऑर्डर है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, डिस्क्लूसिया जो होती है मैथ्स में होती है, गणना करने में होती है, ये कोई है नहीं। डिस्ग्राफिया लिखने में होती है, और डेलिस्किया जो होती है वो पठन विकल्प है, यानी कि जो है पढ़ने में होती है। यानी कि जब बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर होने लगे, बच्चे को जब रीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे डेलिस्किया कहा जाता है। एक बच्चे को जब राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। और अगर मैथ से रिलेटेड कोई है, काउंटिंग हो गई या कैलकुलेशन गणनाई हो गई, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम डिसकैल्कुलिया कहते हैं। तो अभी फिलहाल हमें पढ़ने से रिलेटेड पूछी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट क्या कहता है, डिस्ग्राफिया। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि लिखते समय बच्चे क्या करता है, गलतियां करता है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या लिखा है, सुहास पढ़ते समय मतलब रीडिंग डिसऑर्डर है भाई। देखिए ये मैथ्स वाला है, डेलिस्किया जो डिस्ग्राफिया राइटिंग है, और डेलिस्किया हमारा क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर है। 5 हैं, पाँचों को अच्छी तरह से याद कर लो, पाँचों में से 4 तो आते ही हैं, तो 4 नंबर पक्के हो गए हमारे। कक्षा 8 की एक लड़की बच्ची जो है, कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, यहाँ भी मदर टंग का प्रभाव है भाई। ठीक है, उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, बिल्कुल ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। जब उसका उच्चारण सही हो जाएगा, जब उसे डिफरेंस बताया जाएगा, तो अपने आप उसे पता चल जाएगा कि लड़का नहीं होता लड़का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट ले लें। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हीं से ही इंगित करते रहना। मतलब कहने का मतलब है बच्चों को उनकी भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया देना। मतलब बच्चा कुछ बोल रहा है और आप उसे रोक रहे हो, तो क्या होगा भाई, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के अवरुद्ध कर देता है। बिल्कुल बच्चा क्या करेगा, सीख ही नहीं पाएगा। भाषा शिक्षण का परम दायित्व है, गलत। जरूरी है कि बच्चे भाषा में सुधर जाएंगे। फोर्थ आता है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी अवरुद्ध हो जाएंगे, उनका जो लर्निंग पार्ट है सीखने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी, फिर से उच्चारण संबंधी और मात्राओं संबंधी गड़बड़ है, तो एज अ टीचर मुझे क्या करना चाहिए। सुलेखा से रेलगाड़ी के 30 शब्द लिखवाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, उनकी कॉपी पे रेलगाड़ी शब्द लिखवाएं और सुलेखा से पूछे कि दोनों शब्दों में क्या अंतर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहें। तीसरा कहता है रेलगाड़ी, पहली बात तो रेलगाड़ी पे बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, रेलगाड़ी शब्द घेरा लगाकर उसे अपनी कॉपी में वापस करें। रेलगाड़ी
शब्द पर घेरा लगाएं और सुलेखा को डांटे ताकि वह आगे से ना करे। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है, ये भी नहीं करना है। तो मेरे पास ऑप्शन ही क्या बचा है, हम क्या करेंगे, सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द के 30 शब्द लिखवाएं ताकि दोबारा गलती ना हो। ऐसा भी नहीं होगा, हम क्या करेंगे, अंतर ही कर सकते हैं। उसकी कॉपी में रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे, सुलेखा से पूछेंगे कि लिखते हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, यानी कि यहाँ पर काम की चीज़ है। अंतर पूछेंगे तो बच्चा यहाँ पर ध्यान से क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करेगा तो उसका जो है मानसिक विकास होगा। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए भाई, टीचर बन रहे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि लिखते समय गलतियाँ कर रहा है। तो लिखते समय जो गलतियाँ होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। याद रखिएगा, जो लिखते समय बच्चा गलतियां करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया जो कि हमारे बोथ पेपर से रिलेटेड था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।